नमस्कार दोस्तों। तो आज हम आए हुए हैं उत्तराखंड में आए थे एक स्टूडेंट के घर। और विनीत सिंह रावत जो कि मतलब इतने ज़्यादा इंस्पिरेशनल है, खुद उनकी इंस्पिरेशनल से ज़्यादा इंस्पिरेशनल जर्नी उनके पिताजी की मुझे लगी और उनकी माताजी की लगी। तो आइए खुद उनके पिताजी और माताजी से जान लेते हैं कुछ ऐसी बातें, बेहतरीन बातें जिसे आप भी अगर अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करेंगे ना तो डेफिनेटली आपका जीवन बदल सकता है। आज हमारे साथ में बैठे हैं विक्रम सिंह रावत सर, और ये अभी करंटली पोस्टेड है उत्तराखंड में ही, सेम स्कूल बस बिल्कुल पास में ही है। और स्कूल में टीचर है, और टीचर भी ऐसे नहीं कि कोई बस टीचर बन गया, टीचर दिल से टीचर, जो सुबह 2 बजे उठते हैं, रात को 2 बजे उठते हैं, सारा काम करते हैं। और आज आप इनकी फिटनेस को देख के इनका अंदाजा नहीं लगा सकते कि इनकी उम्र कितनी है। तो उम्र का अंदाजा आपको लग जाएगा, वीडियो पूरी देखेंगे तब। लेकिन साथ ही साथ में मैं आपको बता दूं कुछ बातें कि ये अपनी दिनचर्या इतनी बेहतरीन मेंटेन करके रखते हैं, और साथ ही साथ में अपने बच्चों के लिए हमेशा खड़े रहते हैं। और अपनी नॉलेज को इतना इनहांस कर रखा है इन्होंने, तो शारीरिक और मानसिक रूप से पूरा अपने शरीर को और मानसिक रूप से फिट कर रखा है। तो उनके राज जानेंगे अंकल और आंटी दोनों से कि किस तरीके से क्या क्या है। तो मेरे पास में कुछ सवाल हैं जो मैंने लिख रखे हैं, आप लोगों को वो जरूर मदद करेंगे, क्योंकि इसमें हम बात करेंगे सर के इंट्रोडक्शन के बारे में, बच्चों को, आप लोगों को किस तरीके से प्रेरणा मिल सकती है, कितना ये पढ़ते हैं और इनका लाइफस्टाइल क्या है। और इतनी उम्र है इनकी कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते हो अभी फिलहाल। तो वीडियो पूरी देखोगे तब पता लगेगा इनकी उम्र कितनी है, खान पान क्या है, इनकी जीवन शैली क्या है, और जो बच्चों को इन्होंने संस्कार दे रखे हैं वो किस तरीके से दिए, किस तरीके से इतने अच्छे संस्कार दिए, और आंटी को क्या क्या शिकायत रहती है अंकल से उसके बारे में भी बात करेंगे, और किस तरीके से ये फिजिकली इतने फिट है। तो सर अब बिल्कुल हम रिलैक्स हो गए, कोई भी चीज हमने स्क्रिप्टेड नहीं कर रखी है, कोई भी चीज हमारी बात भी नहीं हुई अभी। तो हम उत्तराखंड के लैंसडॉन में हैं फिलहाल। तो पहले तो सर अपना परिचय दीजिए प्लीज। सर मेरा नाम विक्रम सिंह रावत है और मेरा जो जन्म है वो 13 अक्टूबर 1965 को हुआ है। मेरे फादर सीआरपीएफ में सर्विस करते थे, लेकिन उन्होंने वॉलंटरी रिटायरमेंट लिया और 83 में उनकी डेथ हो गई थी। तो उसके बाद परिवार की जवाबदारी मेरे सिर पे आ गई। हम 6 भाई बहन हैं, 3 बहनें और 3 भाई। भाइयों में सबसे बड़ा हूँ, केवल मेरी बहन मेरे से बड़ी है। और उस दौरान जब पिताजी की डेथ हो गई तो उस समय मैं 10वीं कक्षा में था। तो उसके बाद हमारा विद्यालय घर से काफ़ी दूर था, तो मुझे विद्यालय में काफ़ी सुबह उठ करके जाना पड़ता था। उसके बाद फिर हाई स्कूल में अच्छे नंबरों से पास होने के बाद जब इंटरमीडिएट में गया तो जयरी खाल बहुत एक शिक्षा का हब है। शिक्षा बहुत अच्छा स्टैंडर्ड, जहाँ से कई आईएएस अफसर निकले हैं, पीसीएस निकले हैं, और आर्मी में तो बहुत सारे ऑफिसर निकले हैं। तो मुझे बहुत खुशी हुई कि मैं ऐसे विद्यालय में पढ़ रहा हूँ कि जहाँ शिक्षा का बहुत अच्छा वो है, प्रगति पर है। तो मैंने सन 83 में इंटरमीडिएट में प्रवेश लिया। वहाँ से इंटर करने के बाद उसी समय जयरी खाल से ही मैंने फिर ग्रेजुएशन किया। ग्रेजुएशन करने के बाद मेरी माँ जो थी बहुत ही ज़्यादा मेहनती थी, उन्होंने पूरे परिवार की जवाबदारी अपने आप भी ली। और मैं बड़े भाई होने के नाते माँ मेरे को हर बार सिखाती रहती थी कि बेटा काम कैसे करना है। तो उन्होंने मेरे को सुबह उठाना, टाइम पे घर के काम के बारे में बताना, चाहे वो खेती का काम रहा हो, पढ़ाई के बारे में बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया उन्होंने कि शिक्षा ही सबसे महत्वपूर्ण है, आगे जा कर के ये शिक्षा ही आपके जीवन में काम आएगी। तो फिर मैंने बीए करने के बाद मैं थोड़ा हतोत्साहित हो गया था, क्योंकि पीजी क्लास हमारी बहुत दूर थी, घर से कोटद्वार बहुत दूर था, और गरीबी के होने के नाते मैं उतना नहीं कर पाता था। लेकिन मम्मी ने हिम्मत नहीं हारी, उन्होंने कहा जैसे भी होगा मैं मेहनत करके कर्ज निकाल कर जैसे भी करूँगा, लेकिन तेरे को मैं पीजी करा। फिर मैंने एमए ज्योग्राफी से कोटद्वार से बड़े अच्छे नंबरों से पास किया। उसके बाद फिर वहीं पर मैंने प्राइवेट जॉब करनी शुरू की डॉक्टर के साथ। तो उन्हीं के दौरान मैंने फिर बीएड का फॉर्म भर दिया। तो बीएड में भी मेरी बहुत अच्छी पोजीशन रही, जो 17 में 90 बालकों का, बालिक बालिकाओं का जो चयन होना था उसमें मेरा मेरिट के हिसाब से 17वां नंबर था, और गढ़वाल यूनिवर्सिटी में मेरा 99 नंबर था मेरिट में। तो फिर मैंने उस समय हमारा जो बीएड होता था 1 साल का होता था, तो बीएड करने के बाद भी फिर सर्विस नहीं लगी, तो मैं फिर प्राइवेट जॉब करने लगा कुछ समय के लिए। प्राइवेट जॉब के दौरान ही मैंने फिर बीटीसी का फॉर्म भरा
और बीटीसी हमारे टाइम पे रिटर्न मेरिट पे हुआ, और उसके साथ ही उस समय परसेंटेज जो थी बालकों के लिए वो केवल 30% थी, लड़कों के लिए, लड़कियों के लिए 70% थी। और पहला ग्रेजुएशन बैच रहा बीटीसी का हमारे यहाँ पे। तो बीटीसी स्कूल जो था हमारे जयरीखाल में ही था, राजकीय दीक्षा विद्यालय के नाम से। तो मैं घर से जाता था, मैं उठ जाता था सुबह 2 बजे के लगभग, और 2:30 बजे मैं अपने रास्ते लग जाता था स्कूल के लिए। 5:30 बजे मैं जयरीखाल ग्राउंड में पहुंचता था। तो जो हमारे पीटीआई सर थे, जबकि वो बहुत स्ट्रिक्ट थे, वो मेरे से आधे घंटे बाद आते थे 6 बजे। वो मेरे से कहते थे कि तू इतनी जल्दी कैसे आ जाता है। तो बड़े खुश होते थे, क्योंकि मेरे गेम्स में पहले इंटरेस्ट, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था पहले से ही मेरा, विशेषकर फुटबॉल और एथलेटिक्स में। बाद में जैसे क्रिकेट का सीजन शुरू हुआ तो क्रिकेट में भी बड़ा दिलचस्पी लेने लगा, और अपने समय में एक अच्छा ऑलराउंडर था। एज ए गेंदबाज मेरा ज़्यादा फोकस था, फील्डर बहुत इस इलाके में। जैसे फील्डिंग अब आज आप इंटरनेशनल लेवल पे देखते हैं, उस समय उस तरह की फील्डिंग मैं करता था। कम से कम 7-8 लड़कों की बराबरी मैं ग्राउंड में करता था बॉल कवर करने के लिए। तो फुर्ती चाहे तुम नैसर्गिक समझो, और चाहे वो तो आपकी मसल देख के पता लग रहा है, फास्ट ट्विच मसल फाइबर तुमने पढ़ी रखे हैं, तो पूरे अंकल ने ले रखे हैं। अंकल एक और चीज बताओ, आपका जो डेली रूटीन है शॉर्ट में बताओ कि डेली रूटीन क्या रहता है? डेली रूटीन सर मेरा ये है कि सुबह में लगभग 3 बजे मेरी नींद खुल जाती है। उसके बाद मैं उठ करके सबसे पहले अपने स्पोर्ट ड्रेस पहनने हैं। हाँ। उसके बाद फिर मैंने झाड़ू पकड़ना है। अच्छा। झाड़ू पकड़ के पहले कमरे के अपने घर के अगल बगल चारों तरफ सफाई करनी है। फिर गांव का जो रास्ता है उसकी भी साफ सफाई करनी है। उसके बाद फिर घर में जो गार्डन बना रखा है, किचन गार्डन, उसमें जिसमें लहसुन लगा रखा है और मूली बो रखी है, धनिया बो रखा, उसकी निराई गुड़ाई करना, फिर उसमें पानी डालना। तब तक हमारी मिसेज जो है मेरे लिए भोजन तैयार कर लेती है, ब्रेकफास्ट। फिर मैं लगभग 7:15 बजे के लगभग ब्रेकफास्ट कंप्लीट कर लेता हूँ, और उसके बाद अपने विद्यालय के लिए निकल जाता हूँ। यदि गाड़ी मिल गई टाइम पे तो ठीक है, नहीं तो मैं पैदल ही निकल जाता हूँ। क्योंकि मेरा जो स्कूल है, मैं टाइमिंग इस प्रकार से रखता हूँ जाने की कि मैं पैदल भी जाऊँ तो मैं समय पे स्कूल पहुँच जाऊँ, और गाड़ी मिल जाती तो मैं समय से काफ़ी पहले स्कूल पहुँच जाता हूँ। मेरा नियमित जो समय विद्यालय में पहुँचने का वो लगभग 8:20 से 8:30 बजे के लगभग है। स्कूल में मैं फिर ऑफिस की स्वयं अपने आप ताला खोलता हूँ, और अपने स्टाफ रूम का ताला खोलता हूँ, वहाँ की सफाई करता हूँ, क्यारियों में पानी डालना, फूलों में पानी डालना। और स्वयं क्योंकि वहाँ पे चपरासी काफ़ी लेट में आता है, तो घंटी बजाता हूँ सुबह 8:45 बजे पहली घंटी, 9 बजे दूसरी घंटी, और प्रार्थना की घंटी बजती है ठीक 9:15 बजे। 15 मिनट में प्रार्थना हो जाती है। बच्चों की जो विद्यालय में दिनचर्या है, सबसे पहले हम प्रार्थना करते हैं, समूहगान होता है, समूहगान के बाद फिर प्रतिज्ञा की जाती है, प्रतिज्ञा के बाद फिर बच्चे आज के समाचार बोलते हैं, फिर 5-6 सवाल जीके के होते हैं, फिर एक नैतिक वचन होता है, मॉरल। और इस प्रकार से हमारा ये प्रेयर खत्म हो जाती है, और फर्स्ट पीरियड जो हमारा शुरू होता है 9:30 बजे से शुरू होता है, और ठीक 3:30 बजे स्कूल हमारा क्लोज होता है। उसके बाद फिर मैं अपने घर के लिए निकलता हूँ। घर में आकर के तुरंत अपने स्कूल के कपड़े वपड़े उतार करके फिर मैं अपने घर के खेती कार्य में लग जाता हूँ जब तक शाम होती है। हाँ। और फिर शाम को फिर टेलीविजन देखना। हाँ। मेरे को क्रिकेट मैच हो या हॉकी हो, टेनिस हो, इसको बहुत इंटरेस्ट है, तो उसको देखता रहता हूँ। अच्छा। चाहे वो विंबलडन हो रहा है, चाहे फ्रेंच है, चाहे वो अमेरिकन ओपन है, चाहे ऑस्ट्रेलियन ओपन है, चाहे वो ओलंपिक हॉकी है, चाहे विश्व कप हॉकी है, चाहे एशियाई हॉकी है, मैं लगभग हर प्रतियोगिता। और सबसे ज़्यादा मेरा पसंदीदा चैनल जो है वो डिस्कवरी चैनल है। उसमें मैं जो अमेरिकन जो रिटायर्ड फौजी हैं, उनका मैं इस समय थोड़ा नाम भूल रहा हूँ, हाँ, बियर ग्रिल्स। तो बियर ग्रिल्स से मैं बहुत इंस्पायर हूँ, क्योंकि वो विश्व के अलग अलग देशों में जाते हैं। कभी वो सहारा रेगिस्तान जैसे गर्म इलाके में रहते हैं, तो कभी वो स्कॉटलैंड या आइसलैंड जैसे ठंडे इलाके में, कभी वो अंटार्कटिका पहुंच जाते हैं, तो कभी न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया। तो इस प्रकार मुझे विश्व का भी नॉलेज होने लग जाता है, और उनसे मेरे को बहुत ज़्यादा जानकारी प्राप्त होती है, जो मेरे को अपने स्कूल में बच्चों को पढ़ाने में भी, शिक्षण कार्य को प्रभावी बनाने में भी बड़ी मदद करता है। सर अब पहले बीच में ये बता दो, सर आपकी एज कितनी है? सर इस समय मेरी एज जो है 59 ईयर्स है। अभी रिसेंटली 13 अक्टूबर से मेरे को 59 ईयर्स में मैं प्रवेश कर चुका हूँ। तो लगभग 60 साल होने वाले। आपने तो डेट ऑफ बर्थ से अंदाजा तो लगाया नहीं होगा, मुझे पता है जितने फिजिकल एजुकेशन वाले हैं
इतना ध्यान नहीं देते सर। हाँ, क्योंकि मेरे 65 की जन्म है, 35 और 24 59 हो जाते हैं, आप ऐसे सीधे डायरेक्टली है। 60 साल की उम्र में देख लो, फिटनेस देख लो, कहीं पे तुमको 1 भी% तुम्हें फालतू एक्स्ट्रा बॉडी में फैट नजर नहीं आ रहा होगा। अब आंटी के ऊपर चलते हैं। आंटी जी आप ये बताओ कि सर से क्या क्या शिकायतें रहती है आपको? कभी शिकायत आई है कोई कि ये इस तरीके से करते हैं? क्यों नहीं बेटा, शुरू में तो बहुत शिकायत रही, दिमाग गर्म हो जाता था, बहुत घुमाने नहीं ले जाते। बस अपना बाहर का काम करना, उसके बाद स्कूल के लिए तैयार होना। तब धीरे धीरे बड़ा बेटा हुआ, तब 4 साल बाद छोटा बेटा भी हुआ। जब दोनों बच्चे हो गए तब मुझे ये लगा कि बस अब मेरी यही जिंदगी है। अच्छा। बच्चों को संभालो, इनको टाइम पे खिलाओ। अच्छा। बस वही शांत, बिल्कुल जैसे साजी का दिमाग था वैसे ही मेरा भी दिमाग हो गया। अच्छा, पहले आप बहुत गुस्से वाले थे? पहले थे, हाँ पहले पहाड़ियों में वैसे रहता था थोड़ा सा पहले गुस्सा। पहले आता था एकदम गुस्सा, आप नहीं। पहाड़ियों में कारण ये की है कि जो हार्ड वर्क करते हैं ये तो नमक भी तेज खाते हैं और मीठा भी तेज खाते हैं। तो शरीर की जो डिमांड होती है उसका कारण होता है, तो एक प्राकृतिक एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। पर मतलब ऐसे गुस्सा कभी नहीं हुए कि दोनों की तू मैं हुई हो। हमारी अंडरस्टैंडिंग बड़ी अच्छी है और बहुत सुलझी हुई, हमारे जो मैसेज हैं बहुत सुलझी हुई हैं, बड़े शांत स्वभाव की हैं। और बच्चों के लिए मेरा एक ही फोकस रहता है कि यदि बच्चे सुंदर ढंग से पढ़ लिख जाएं और उनको अच्छे संस्कार दिए जाएं। जैसे कि आजकल मैं देखता हूं कि पूरे देश में नशा एक बहुत बढ़िया जो है, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है देश में। और हमने बचपन से अभी तक न सर बीड़ी सिगरेट शराब पान गुटखा, यहाँ तक कि मैं चाय भी तक नहीं पीता था। तो यही मेरी फिजिकल का राज है। और मीट मांस मच्छी से बहुत कम, फैट वैसी चीजें जैसे जैसे मेरी उम्र बढ़ती गई तो मैंने इन चीजों को धीरे धीरे अब मैं, हाँ दाल भी मैं बहुत कम लेता हूँ। अधिकतर जो घर की साग सब्जियां होती हैं, चाहे वो मूली का साग है, चाहे वो मतलब गैद का साग है, चाहे तो टोटल मतलब जैविक रूप से जो हमारे घर में उत्पन्न होता है, हमारा खाना वही है। और यही मेरे शरीर का स्वस्थ रहने का प्रमाण है। दूसरी बात ये कि मन में हमेशा दूसरों के प्रति सेवा भाव, समाज के प्रति सेवा भाव। गांव में लोग आते हैं जाते हैं, रास्तों में कूड़ा करकट फेंक देते हैं, तो हमने रास्ते की झाड़ी साफ करना, रास्ते में झाड़ू लगाना, और कागज पन्नी जो भी गिरे हैं गिलास और प्लास्टिक की बोतलें फेंक देते हैं लोग, तो उनको इकट्ठा करके एक बोरी में रख देना। और फिर कूड़े की गाड़ी आती है कभी हफ्ते महीने 2 महीने में, तो हम उसको उसमें डाल करके अपने घर इलाके की साफ सफाई करते हैं। आप हमारे गांव में घूमे होंगे आज दिन में, और आपने हमारा पंचायत सचिवालय देखा होगा, पंचायत घर देखा होगा, हमारा जो पनघट है ना, उसका सौंदर्यकरण देखा होगा। अभी यहाँ पर एक टंकी इधर बनाए रखी है। तो गांव में हमारे गांव के लोग बड़े मिलनसार हैं और बड़े सहयोगी हैं। और यही कारण है कि हमारे गांव ने अगल बगल के गांव से ज्यादा तरक्की की है। और ये अन्य लोकल गांव के लिए एक प्रेरणा के स्रोत हैं। तो इस वजह से ये हमारे दादा दादी माता पिता के संस्कार रहे हैं, और उन्हीं संस्कारों को मैं अपने बच्चों पर भी लागू करता हूँ। और मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे बच्चे भी मतलब जैसे उनके दादा दादी और हम लोगों ने आज तक निभाया, वो भी आगे इस तरह के निभाएंगे, और उनकी आने वाली पीढ़ी भी इसको आगे बना के रखेगी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो सर की सोच इतनी अच्छी है। अब आंटी जी आप एक बात बताओ कि आपने जब शादी की तो आपका बिहेवियर तो ऐसा होगा एकदम गुस्से वाला, तो आपने बदला इनको देख के या फिर इन्होंने एडजस्ट किया, या फिर किस तरीके से आपकी जो एडजस्टमेंट? परिस्थिति के अनुसार बेटा अपने आप शांत होते गए। अच्छा। क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि अंकल जी गलत तो है नहीं, अच्छे ही काम कर रहे हैं। फिर मैंने भी अपने आप को धीरे 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 बस। तो फिर आप घूमने नहीं जाते कहीं साथ में? तो बहुत कम। तो लेकिन अब की बार आपको गुड़गांव आना है, लेकिन घूमने सर ऐसा है, मैं इनसे कहता हूँ कि मतलब आप तो घूम लो, उनके लिए कोई मेरी तरफ से कोई रुकावट नहीं है, लेकिन वो चाहते हैं कि तुम मेरे साथ चलो। अब हमारे विद्यालय बहुत दूर दूर रहे, मैं सर्विस में बहुत दूर दूर रहा। मैं 5 साल में बीरोखाल में रहा, 4 साल पोखड़ा बिलोग में रहा। उसके बाद फिर मैं 9 साल 3 महीने एक विद्यालय, इतना अति दुर्गम विद्यालय था कि जहाँ मतलब 9 किलोमीटर पहले जाना पड़ता था, और सीधा चढ़ाई का रास्ता था, जंगली जानवरों को बड़ा भय रहता था। तो हम वहाँ से बहुत कम घर आते थे। लेकिन मेरा अपना एक सिद्धांत था कि शनिवार को जब हम घर आते थे तो मैं इतवार शाम को स्कूल चला जाता था, इसलिए ताकि सोमवार को स्कूल समय पे लगे, और गांव वाले और जो हमारे विद्यार्थी हैं आने वाले समय में वो टीचरों के ऊपर विश्वास कर सके कि आज के समय में भी ऐसे टीचर हैं कि जो अपने तन मन धन से विद्यालय में अपने पूरी सेवाएं
और अपना उत्तरदायित्व सैटरडे संभालेंगे। को आना अंकल जी ने, संडे को चले जाना। अभी क्योंकि ये तो हम ये- कोटार में रहते थे, ये और तब मैं भी पूरी तरह से बच्चों में लीन हो गई। इनको पढ़ाना, इनको टाइम से उठाना, स्कूल टाइम से भेजना, बाकी मैगी चाउमीन ये कभी नहीं जाना बच्चों ने। मैंने आज तक सर एक तो इनको कभी भी मैंने सिंपल खाना खिलाया। मैगी नहीं खाई, क्या ये बात है। चाउमीन मेरे छोटे लिए और मोमो, आपका जितने भी ये कोल्ड ड्रिंक्स हैं, इनको मैं बहुत ही अवॉइड करता हूँ, क्योंकि ये आजकल के ज़माने में केवल ये कुछ लोग हैं उद्योगपति जो इसके माध्यम से अपना पैसा कमाना चाहते हैं। आज पूरा देश मैगी, आपका चाउमीन, आपका मोमो, इसके कारण बीमार हो रहा है, और जो बच्चों के अंदर उत्साह जोश होना चाहिए इस उम्र में वो नहीं हो पा रहा है। ये एक बहुत बड़ा मैसेज दिया है सर ने, और इस मैसेज के साथ ही वीडियो को लाइक भी कर देना। ये मैसेज के चक्कर में भाई तुम कहीं सुन के अच्छी अच्छी बातें चले जाओ। तो अब आप एक चीज और बताओ कि आपके प्रेरणा स्रोत कौन रहे हैं शुरू से? आप जो इतना पढ़ते हैं, अभी भी सर रात को भी 2 बजे उठ जाते हैं पढ़ने के लिए, तो ये मैं कह रही थी आंटी जी कि रात को भी पढ़ते रहते हैं, तो आपके प्रेरणा स्रोत कौन रहे हैं? मेरे प्रेरणा स्रोत मेरे गुरुजी रहे हैं। तो जब मैं इंटरमीडिएट में था तो वहाँ पे एक बीए में सर थे श्री प्रार्थना सिंह जी, और वो भी बड़े इंटरेस्टेड थे, तो हमको ज्योग्राफी पढ़ाते थे। तो उनसे मैंने प्रेरणा ली। तो मेरे से कहते थे कि बेटा तुम मतलब उस समय क्योंकि मोबाइल का जमाना था नहीं ये इस प्रकार से, तो उस समय हमारी एक पत्रिका आती थी पढ़ते हुए दर्पण, और उसमें IAS जो लड़के सफल होते थे उनके इंटरव्यू होते थे। तो हमारे से 2 साल पहले एक बहुत ही अच्छे टीचर थे श्री सुशील श्रीवास्तव जी, और उनके सुपुत्र थे अनुराग श्रीवास्तव। वो उस साल IAS के टॉपर रहे हैं। तो उनसे भी मैं प्रेरित हुआ कि किस प्रकार वो अध्ययन करते थे, किन किताबों का अध्ययन करते थे। तो उनके देख करके मैं भी प्रेरित हुआ, फिर मैंने भी उसी तरह से पढ़ना शुरू किया। फिर गुरुजी ने भी मेरे को बहुत प्रोत्साहित किया। समय समय पर हमारे यहाँ जो कंपटीशन होते थे जीके के कंपटीशन, तो उस जीके कंपटीशन में बहुत भाग लेता था, और उससे मेरे को पढ़ने के लिए बहुत प्रेरित मेरे को किया। तो मेरे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, स्पोर्ट्स और करंट अफेयर्स, इसके लिए मैं नियमित पढ़ता रहता था। तो उसके कारण, और वही शौक अभी तक बना हुआ है इस उम्र में भी। अब थोड़ा आंखें उतना वो तो नहीं कर पाती हैं, लेकिन फिर भी मैं ये देखता हूँ कि आज के समय में जो मोबाइल है, यदि हम इसका माँ से सदुपयोग भी बहुत प्रेरणा मिली। सास जी हमारी ना बहुत ही अच्छी थी, बहुत अच्छी। सदुपयोग जो है सर, मोबाइल का सदुपयोग में बच्चों को एक संदेश देना चाहता हूँ कि मोबाइल खराब नहीं है, मोबाइल बहुत अच्छी चीज है। आप उस पर ये देखिए कि उसको सकारात्मक दृष्टिकोण से लीजिए। यदि आप स्टूडेंट हैं या किसी परीक्षा के लिए आप अपेयर होना चाह रहे हैं, तो आप मोबाइल से जानकारी लें, उनके नोट्स बनाइए और नियमित रूप से उसकी तैयारी करते रहें। तो इस फायदे के लिए मोबाइल बहुत अच्छी चीज़ है, और अन्य चीज़ों पर आप समय बर्बाद न करें, हैं। तो अभी तक बच्चों को ये भी नहीं पता चला होगा, जो वीडियो देख रहे हैं उनको ये भी नहीं पता चला होगा। आप सोच रहे होंगे फिजिकल एजुकेशन टीचर है सर, जो है वो ज्योग्राफी पढ़ाते हैं, ज्योग्राफी के टीचर है। तो अभी बहुत लोगों को शौक लगेगा इस बात से भी। हाँ, अभी जो इधर बैठे हुए आसपास में, इनको भी एकदम शौक लग गया। इनकी भी दिखा दो, इनको भी नहीं पता था ये, हमें भी अभी पता चला है। ये सब भी यही सोच रहे थे कि कोई फिजिकल एजुकेशन टीचर है। तो ये मैसेज उन सभी फिजिकल एजुकेशन टीचर्स के लिए है जो इतने बड़े बड़े पेट निकाल के बैठे हुए हैं। आज भी आप अगर मेहनत करना स्टार्ट करो, तो सर की एज है ऑलमोस्ट 60 साल की उम्र में ऐसी फिटनेस है, और आने वाले 20 सालों तक भी ऐसी ही रहने वाली है। आप ये देख लेना चीजें। तो आप फिजिकल एजुकेशन के टीचर होके दूसरों के लिए प्रेरणा स्रोत बनने चाहिए, इंस्पिरेशन बनने चाहिए, ना कि आप दूसरों के लिए कि ये तो फिजिकल एजुकेशन टीचर बहुत सारे होते हैं सर। जी सर, आप सही कह रहे हैं। मैं एक संदेश और देना चाहता हूँ कि यदि आप शादीशुदा हैं और अनमैरिड भी हैं, तो आप अपना काम अधिकतर स्वयं करें, अपने माता पिता बहनों के ऊपर इसको न छोड़ें। तो मेरी एक सबसे बड़ी विशेषता है, उसमें मिसेज भी नाराज होती है कि मतलब तुम आते हो, कपड़े अपने आप धोने लग जाते हो,
तो कुछ समझते हैं कि शायद ये इतना प्यार प्रेम नहीं करते हैं, और मैं इसलिए रहता हूँ कि वो दूसरे काम में बिजी हैं, तो मैं उनको कहाँ बोलूँगी तुम इस काम को करो, थक जाते हैं। ये समझदारी है, ये तो अंडरस्टैंडिंग अंडरस्टैंडिंग है। तो ये आजकल सर थोड़ा सा टॉपिक से और भी बहुत सारे जो अभी नवविवाहित हैं जी और क्या है कि आजकल रिलेशन भी बहुत चल रहे हैं, जी। तो ये क्या है कि शादी के बाद तुरंत लड़ने झगड़ने वाले लग जाते हैं, तो उसके एक आप मतलब इतना अच्छा परिवार जो है एकदम बिल्कुल यूं कह लीजिए खुशी जिसमें लहला रही है, तो उसके पीछे का क्या कारण है, क्या आप मैसेज देना चाहेंगे उसको? हाँ सर, आपने ये बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है, और ये आजकल की जनरेशन जिस हिसाब से मतलब बहुत जल्दी रिश्ते बनते हैं और फिर बहुत जल्दी रिश्ते खराब हो जाते हैं, इसका कारण ये है कि सबसे पहले तो जो एज ए स्टूडेंट हैं, ये इंटर में या बीए ग्रेजुएशन लेवल में पढ़ रहे हैं, उनको अपने पढ़ाई पे फोकस करना चाहिए, नंबर एक। दूसरा ये है कि जब वो अपने जो उन्होंने अपना एक लक्ष्य निर्धारित किया है, उस लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं, तो तब वो शादी के बारे में सोचें, और शादी इस ढंग से करें कि पहले दोनों आदमी जो लड़की लड़का हैं वो एक दूसरे को भली भांति समझें, और उसके बाद रिश्ता तय करें। और उसके बाद भी पति पत्नी को अपने अपने जो उनकी जवाबदारी है उससे मतलब किनारा नहीं करना चाहिए, उस जिम्मेदारी को मिलकर करना चाहिए, क्योंकि शादी एक ऐसा पवित्र रिश्ता होता है कि जिसमें पति और पत्नी दोनों को अपनी तरफ से जिम्मेदारियां निभानी चाहिए, और हमेशा कोई भी समस्या आती है तो दोनों को मिल बैठ करके शांतिपूर्ण ढंग से उसको हल करना चाहिए, तो आने वाले समय के लिए उनके लिए बहुत अच्छा होगा, और जो उनके एक पारिवारिक रिश्ता जुड़ा है वो सफल और एक लंबे समय तक टिका रहेगा। आप सर और भी एक चीज और बात बताओ, वैसे तो तालियां बजा देना भाई इसके लिए, तो भाई बहुत शानदार बात कही है सर ने। और सर जो ये बच्चे हैं ये जीवन में कुछ करना चाहते हैं, और आप मतलब अभी आपके पास में तो सब कुछ है सर, 2 बच्चे हैं, घर है, परिवार है, आपके पास नौकरी है, फिर भी आप इतनी रात तक भी, अच्छा सर रात को भी पढ़ लेते, सर रात को कितने बजे तक? रात को सर मैं हमेशा रात को मैं लगभग सोता हूँ 11 बजे के लगभग, तो मैं हाँ अमिताभ बच्चन साहब का प्रोग्राम आता है सोनी टीवी पर केबीसी, जिसको मैं काफी सालों से देख रहा हूँ, और उसमें मेरे को काफी सवाल मैं हल कर लेता हूँ, कभी कभी मतलब करोड़ करोड़ तक भी मेरा क्वेश्चन गलत नहीं होता है 10 करोड़। तो मैं अपने बच्चों को भी कहता हूँ, अब आप मिसेज को भी कहता हूँ कि देखो थोड़ा उसमें ये है सर, कौन बनेगा करोड़पति से मैं इसलिए प्रेरित हूँ क्योंकि उसमें एक तो पूरे हमारे देश के विभिन्न भागों से लोग पार्टिसिपेट करते हैं, उसमें आते हैं, और विभिन्न राज्यों की संस्कृति, उन लोगों का पहनावा, खान पान, उनके बारे में जानकारी प्राप्त होती है, और एक यूनिटी बनती है पूरे देश के लिए, जो आजकल सबसे जरूरी है देश की एकता के लिए। मैं समझता हूँ कि ये एकता की मिसाल है, और मैं इसके लिए सोनी टीवी चैनल वालों को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जो इस प्रकार से, और अमिताभ बच्चन जो हैं वो अपने आप में बहुत ही श्रेष्ठ टीचर भी हैं, उनकी हिंदी अंग्रेजी दोनों में बहुत अच्छी कमांड है, और बहुत अच्छे ढंग से वो बोलते हैं, और बहुत अच्छे ढंग से जो वहाँ पे प्रतिभागी होते हैं तो उनके साथ उनका जो बातचीत करने का तरीका है वो बहुत ही शानदार है। और दूसरी बात ये है कि मैं अपने बच्चों के सामने इस तरह से व्यवहार करता हूँ कि वो सीखें। उस समय से मेरा उनका ये सबसे पहले ये रहता है कि आप पहले समय से उठें। यदि आप समय से उठते हैं तो आपका हर काम समय से हो जाएगा। तो मैं उनके लिए कहता हूँ कि पहले तो सुबह 4 बजे उठ करके आप अपना पढ़ सकते हैं, समय मिलेगा, बहुत अच्छे ढंग से आप पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, और आपका जो पूरी दिनचर्या होगी वो बड़ी अच्छे ढंग से निभेगी। लेकिन 4 बजे नहीं उठ सकते, लेकिन 6 बजे तो यानी कि ब्रह्म मुहूर्त में होना बहुत ही जरूरी है। ब्रह्म मुहूर्त में उठना बहुत जरूरी है, और अपने शरीर की साफ सफाई, समय पे नहाना, है ना। और जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है तो उसकी जिम्मेदारी सौंपनी चाहिए। जैसे अभी बच्चा कक्षा 3-4 में है तो उसको बोलना कि बेटे अपने जरा शौक से धो लो, या अपने जुराब, अपने जूतों को पॉलिश कर लो। छोटे छोटे काम उनको देने चाहिए ताकि वो धीरे धीरे बड़े होकर के उस काम में जब वो लगे रहेंगे तो फिर उनको परेशानी नहीं होगी। और हाँ जी, बहुत मतलब पेरेंट्स ऐसे हैं जो मतलब प्यार दिखाने के चक्कर में, लाड के चक्कर में, एक्चुअली में आप लाड नहीं कर रहे हो बच्चे को कि नहीं मेरा बेटा है, मेरी बेटी है, उसको हर चीज कर करके देते हैं, स्पून फीडिंग हर चीज में। वो इतना बड़ा हो जाता है, उसको चम्मच से हर चीज खिलाते रहते हैं। बाद में जब वो दुनिया में आता है और रियल लाइफ में घुसता है ना, फिर वो पछताता है बहुत ज्यादा कि मुझे तो कुछ आता ही जाता नहीं है।
इसीलिए आप असली प्रेम अगर अपने बच्चों से करते हो तो उसके लिए उनको सिखाना चाहिए किसी भी तरीके से। तो आपने इनको कपड़े वपड़े धोने सिखा रखा है जो कैमरा हाँ, पकड़ मैं के? अपने जब ये छोटी क्लास में थे, तो मैं अपने मिसेज को हमेशा ही कहता था कि बच्चे जैसे जैसे धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं तो उनके स्तर के हिसाब से उनको काम दीजिए, उनके स्तर के हिसाब से उनको काम दीजिए। जैसे मतलब वो स्कूल से आते हैं तो उनको कहना कि बेटा जूते यहाँ पे उतारो, जुराब उतार के ऐसे रखने हैं, यदि जूते जुराब गंदे हो जाते हैं तो उनको आपको ऐसा धोना है। पहले 1-2 बार अपने आप उनको धोना सिखा दो, फिर धीरे धीरे वो कपड़े धोने भी सीख जाएंगे, है ना। फिर उसके बाद उनको छोटे मोटे काम, जैसे जब बेटा तेरे बाजार आते थोड़ा सब्जी लेके आ जाओ, है ना, या कोई भी सामान है, तो इससे क्या होगा कि वो काम में जब लगे रहेंगे तो धीरे धीरे वो काम सीखते चले जाएंगे। और यदि सभी काम माता पिता हर काम करने लग जाएंगे तो बच्चा बहुत ही लापरवाह और आलसी हो जाएगा, और धीरे धीरे उस लापरवाह आलस का प्रभाव उसके शरीर पे पड़ेगा। शरीर पे पड़ेगा तो फिर कई प्रकार की बीमारियां से वो घिर जाएगा। मैंने आंटी जी एक चीज नोटिस करी है, जैसे मैंने कल से ही परसों से एक चीज नोटिस करी है कि जो विनीत है, जो भी कैमरा पकड़ रखा है जिसने, इसमें कुछ संस्कार जो है मतलब इतने अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। तो संस्कार में माता और पिता दोनों का ही सबसे ज्यादा सहयोग होता है। तो आपने बचपन से इसको किस तरीके से संस्कार दिया है और किस चीज पे ज्यादा ध्यान रखा है आपने? मैंने बेटा अनुशासन पे बहुत ध्यान दिया है। टाइम से उठाना, टाइम से इनको नाश्ता कराना, स्कूल भेजना, फिर स्कूल से जैसे ही आना तो मुझे ये रहता था कि कहीं ये भूख लगेगी तो ऊटपटांग चीज़ ना खाए, तो उससे पहले मैं फटाफट इनके कपड़े वपड़े चेंज करके खाना इनको दे देती थी, दाल चावल जो भी बना रहता था घर में। फिर शाम को मैंने टाइम से इनको 4-4:30 बजे तक उठा देना। उसके बाद थोड़ा बहुत दूध वगैरह जो पीना उन्होंने, तो मैं हमेशा दूध के साथ या चाय के साथ इनको नमकीन पराठा देती थी। बिस्किट वगैरह कभी नहीं लाई। हाँ, उसको खा के तब फिर मैं स्वयं पढ़ाती थी। 5th तक तो मैंने पढ़ाया है इनको। अच्छा, फिर उसके आप बाद कितने पढ़े आंटी जी? मैं बेटा BA। अरे इनके सब्जेक्ट सर बीए में बहुत अच्छे सब्जेक्ट थे जो हमको बीए और ब्रिटिश में पढ़ने पड़े, जैसे एजुकेशन साइकोलॉजी। अब एजुकेशन साइकोलॉजी दोनों ही सब्जेक्ट जो हैं वो टीचिंग में अनिवार्य विषय में आते हैं। पेडागोजी है पूरा एकदम, बिल्कुल। तो बहुत अच्छे सब्जेक्ट रहे हैं। और ये रोहिलखंड यूनिवर्सिटी मैंने बरेली से इन्होंने ग्रेजुएशन किया है। और इनकी शिक्षा दीक्षा, क्योंकि इनके फादर आर्मी में थे, सिग्नल में थे, तो इनको एक जगह पढ़ाई के लिए नहीं रुकना पड़ा। ये 3 साल इन्होंने शुरू में जोधपुर राजस्थान में पढ़ा, 3 साल श्रीनगर कश्मीर में पढ़ा, 3 साल दानापुर बिहार में पढ़ा, और अंत में ग्रेजुएशन वाली क्लास इन्होंने बरेली से रोहिलखंड यूनिवर्सिटी से ली। आजकल के कपल्स को एनिवर्सरी याद नहीं रहती, सर ने पूरा बता दिया कहाँ कहाँ कब कब पढ़ी। फिर लास्ट में क्या हुआ कि बरेली में बना बनाया मकान भी ले रहे थे पापा, लेकिन वही दादा दादी का रोना शुरू हो गया। दादी का ज्यादा था कि नहीं घर में आओ, घर में फिर सब खेती बाड़ी कौन संभालेगा, घर बर्बाद हो जाएगा। क्योंकि ताऊ जी तो मेरे यहाँ सेटल हो गए थे कोड़दार में। तब मेरे पापा बस दादी के ही कहने पे तब हम लोग गाँव आ गए। बहुत सुंदर, आपने खेती बहुत सुंदर है, आपको मैं दिखाऊंगा इंस्टाग्राम पे, मेरे देख लेना आप लोग। मतलब मूली उगा रखी है और बहुत सुंदर बन रखा है, लहसुन है, प्याज भी है, धनिया है, इतना सारा धनिया है, बहुत अरबी है, हल्दी है। हाँ, कितनी सारी चीज है, इतनी तो अब ये वही मेरे मेंटेनेंस साथ करते में थे, ज्यादा मैंने ध्यान है, बहुत कोशिश तोड़ने करी वालों अंदाजी को कम को ध्यान रहता है। बनाने। असल में आज के समय में जो सबसे ज्यादा मेरे को जो मतलब खराब लगता है वो ये लगता है कि जो हमारे इस नई पीढ़ी के बच्चे हैं वो छोटी उम्र से ही नशा कर रहे हैं, शराब पीते हैं। तो मैं कई बार बच्चों को डांट भी देता हूँ कि बेटा ये गलत चीज़ है, इसको मत कीजिए। आपकी उम्र पढ़ने की है, लिखने की, आप इस पर ध्यान दीजिए। कल को यही शिक्षा आपको एक सफल नागरिक बनाने में मदद करेगी। तो काफ़ी बच्चे इंस्पायर भी हैं। जहाँ पे मैं पहले स्कूल में था तो वहाँ एक भी बच्चा सरकारी नौकरी पे नहीं था। वहाँ का मतलब लगभग मैंने 55 मीटर ग्राउंड स्वयं अपने हाथ से बनाया, और बच्चों के लिए हाई जंप के लिए, लॉन्ग जंप के लिए एक छोटी सी जगह में किस तरह से तैयारी की, और गोला और चक्का फेंकने के उनको जो तरीके सिखाए। मैंने कोई मतलब BPED या फिजिकल एजुकेशन की ट्रेनिंग नहीं ली है, लेकिन जब 9वीं एशियाई खेल नई दिल्ली में हुए थे तो उस समय मैंने पहली बार टेलीविजन में खेल को देखा, और उनसे इंस्पायर, एक बहादुर सिंह जी थे, ये शॉर्ट पुटर हमारे देश के, उनसे। और एथलेटिक्स में PT उषा, MD बालसम्मा, अश्विनी नाचप्पा, नंदा जाधव, ये उस समय के बहुत अच्छे प्लेयर रहे हैं। तो मैं ये माहेश्वरी जो कि हमारे देश के इस समय त्रिकूद यानी कि ट्रिपल जंप के रिकॉर्ड होल्डर हैं, तो मैंने हमेशा इनको देखा।
और जब मैंने पहली बार ओलंपिक गेम्स देखे 1984 में जो लॉस एंजलिस में हुए थे अमेरिका में, उस समय मेरे को महान खिलाड़ी कार्ल लुइस का भी खेल देखने को मिला, जो कि मतलब काफी साल तक खेलों में छाए रहे हैं। तो कार्ल लुइस मेरे वो एक प्रेरणा स्रोत रहे खेल के लिए। और भारत की ओर से जैसे मिल्खा सिंह रहे हैं, है ना, और महिला में पीटी उषा रही हैं, उनसे मैं बहुत ही ज़्यादा प्रेरित हुआ और मेरे खेल के प्रति बहुत ज़्यादा रुचि पैदा हुई। और वो आज तक मेरी बनी हुई है। इस उम्र में भी मैं सुबह टाइम पे उठने के बाद अपने बॉडी को फिट रखने के लिए काम में बिजी रहता हूँ। और काम में बिजी रहने के कारण जो है दुनिया का जो तनाव है लोगों के पास आजकल, उस तनाव से मैं बहुत दूर हूँ। ये मेरे शरीर का जो है स्वस्थ रहने का एक कारण है। क्या बात है। तो आजकल के बच्चे जो है, हम भी उनमें ही है कि मतलब अभी देखो बहुत सारी चीज, मैं सच बताऊं तो मैं खुद पर्सनली सीख के जा रहा हूँ। हम कितने भी बड़े हो जाए, हम जीवन भर सीखते रहते हैं। इसीलिए कहते हैं कि लर्निंग इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। पूरा जीवन भर हम सीखते ही रहते हैं, बुढ़ापे तक भी हम सीखते ही रहते हैं, मृत्यु तक, जन्म से मृत्यु तक ये तो चलता रहता है। ये लर्निंग एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। तो सर से बहुत सारी चीजें मैंने भी सीखी। अब सर एक चीज, हम जो बोलते हैं ना मर्द है, हम मेल, तो जो मेल है एक्चुअली में वो यूँ कहेंगे कि भाई मैं कैसे झाड़ू लगा दूं या मैं कैसे साफ कर दूं, तू आइए घर में, तू करेगी ये बर्तन, मैं कैसे हाथ लगा दूं। तो उसके पीछे आप क्या कहेंगे? सर ऐसा है कि ऐसा सोचना बहुत गलत है, क्योंकि आजकल की जो भागदौड़ की जिंदगी है, तो हमको अपने घर की जो महिलाएं हैं उनकी पीड़ा को भी देखना चाहिए। उनकी पीड़ा को भी देखना चाहिए कि ये लोग सुबह से शाम तक काम में बहुत व्यस्त रहते हैं और हम केवल एक सर्विस करने जाते हैं, उसी में अपने को समझ लेते हैं कि हम मतलब सारे तीर मार के आ गए हैं। तो ये नहीं सोचना चाहिए। ये चाहिए कि मतलब इतने दिन भर कार्य करने के कारण ये थक जाते हैं, तो छोटा मोटा काम जैसे वो हमको खाना परोसते तो हमारी जो जूठी थाली है, जो गिलास है, उसको हमको स्वयं धोना चाहिए। क्या बात, स्वयं धोना चाहिए, ताकि वो थोड़ा खुश हो जाए कि चलो ये कम से कम मतलब इतने मदद तो कर रहे हैं। और जैसे आपने अपने कपड़े हैं उनको भी धोना चाहिए, है ना, ताकि उनके ऊपर ज़्यादा बोझ न पड़े और वो फिर आपकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करेंगे और आपके प्रति उनका जो प्यार प्रेम है, जो सम्मान है, और बढ़ता चला जाएगा और परिवार जो है वो खुश रहेगा, खुशहाल परिवार रहेगा। तो मैंने अपने बच्चों के लिए ही मुख्य एक शिक्षा है कि बेटा सबसे पहले तो समय का पालन करें। समय पालन के साथ साथ जो दुनिया में तुम्हारे मन को आकर्षित कर रहे हैं आजकल बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे खाने पीने की चीज़ें हैं, घूमने फिरने की चीज़ें हैं, तो ठीक है। मेरा सर एक बार ट्रांसफ़र मतलब हिल एरिया से प्लेन्स में हो गया था, तो कभी मेरे को कह रहे थे कि तुम देहरादून चले जाओ, हरिद्वार चले जाओ, तो अनिवार्य रूप से ट्रांसफ़र होना था क्योंकि मेरी अति दुर्गम की सर्विस ज़्यादा थी, तो मुझे मजबूरी में हाँ बोलना पड़ा कोटदार को मिचौड़ स्कूल के लिए। लेकिन जब मैंने वहाँ का प्रदूषण देखा, वहाँ की गंदगी देखी, तो अपने गांव की ओर मेरे को भागना पड़ा, क्योंकि मैं गांव को नहीं छोड़ सकता हूँ। क्योंकि गांव का जो शुद्ध वातावरण है, जो यहाँ की शुद्ध हवा है, शुद्ध पानी है, तो वो मेरे को यहाँ खींच लाता है हमेशा। क्योंकि यदि हम शहर में जाते हैं तो वहाँ हमारी ये 10 साल कम हो जाती है प्रदूषण के कारण। जैसे उदाहरण के लिए दिल्ली है, दिल्ली इतना प्रदूषित शहर है संसार में कि वहाँ पर जो गढ़वाल से हमारे पहाड़ी इलाके से वहाँ पे जाता है वो बीमार होके आ जाता है। वहाँ कई बच्चों को मैं उदाहरण दे दूंगा कि जब वो काम करते थे वहाँ कारखाने में, तो उनको तपेदिक की बीमारी हो गई, लेकिन जब वो वहाँ पर काम नहीं कर पाए बीमारी के कारण, तो घर लौट आए। यहाँ आकर के उनका शरीर अपने आप ही स्वास्थ्य ठीक हो गया बिना इलाज के। यहाँ का इतना सुंदर पानी है, इतनी सुंदर साफ सुथरी हवा है, इस कारण। तो आप हमारे गांव क्षेत्र में आए उत्तराखंड में और हमारे लहंदर इलाके में आए, तो पहले तो मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और ये हमारे लिए बड़े एक गर्व की बात है, खुशी की बात है कि एक हरियाणा गुड़गांव से, जो कि मतलब इतनी हाईटेक सिटी है, और वो इतने इलाके बिगड़ी इलाके में आए हैं और इतने खुश हैं यहाँ के उसको मतलब जो भौगोलिक स्थिति को देख करके, यहाँ का जो प्राकृतिक वातावरण है उसको देख करके। तो मैं चाहता हूँ कि हमारे उत्तराखंड के जो लोग हैं और जो पलायन कर रहे हैं, मैं उनसे निवेदन करता हूँ कि आप पलायन मत कीजिए। आप पढ़े हैं, लिखे हैं, हमारे यहाँ रिसोर्स की कोई कमी नहीं है। कमी है तो तकनीकी ज्ञान की है। सरकार से भी मैं ये अनुरोध करता हूँ, उत्तराखंड सरकार से, भारत सरकार से, कि वह हमारे इस उत्तराखंड में इंस्टीट्यूट खोले, संस्थान खोले, ताकि यहाँ के बच्चे दिल्ली देहरादून न भागें और जो हमारे रिसोर्स हैं उनका उपयोग कैसे करें। जो यहाँ के पेड़ पौधे हैं, यहाँ की जो पानी है, पानी नदियों में बेतरतीब बह रहा है, धारों में बेतरतीब बह रहा है, लेकिन उस पानी का उपयोग करने के लिए तकनीकी ज्ञान, जो तकनीकी शिक्षा चाहिए, वो सबसे ज़्यादा जरूरी है। जैसे नई शिक्षा नीति बताती है, उसके अंतर्गत केवल कागजों में ये नहीं हो पाएगा, इसे ऑन ग्राउंड में इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। और जब ये नए संस्थान यहाँ खुलेंगे
और तो यहाँ के गरीब बच्चे जो दूर नहीं जा सकते हैं आर्थिक कमजोरी के कारण, वो इसका फायदा उठाएंगे। और मैं समझता हूँ फायदा वो क्या उठाएंगे, पूरा देश उसका फायदा उठाएगा और हमारा देश लगातार तकनीकी ज्ञान के कारण जो आगे तरक्की करेगा तो हमारा उत्तराखंड से पलायन भी रुकेगा और ये एक अच्छा मतलब विकसित राज्य के रूप में आगे आएगा। बिल्कुल बिल्कुल, एक बहुत अच्छा मैसेज दे दिया है डायरेक्टली। अगर कोई मिनिस्ट्री में इस वीडियो को देख रहा है, हमारा कोई स्टूडेंट है जिनके है जानकार, भाई मिनिस्ट्री तक ये वीडियो भी पहुंचा देना कि जितने भी उत्तराखंड से पलायन करके सिर्फ और सिर्फ चकाचौंध को देख के, शहरी चकाचौंध को देख के जा रहे हैं, या फिर यूँ सोच रहे हैं कि रिसोर्सेज नहीं उनके कारण, तो यहाँ पर रिसोर्सेज अगर डेवलप हो जाए तो कोई भी ना जाए। बाकी सर देखो, मेरा पालन पोषण बेशक शहर में हुआ है, जो दिल मेरा बसता है वो गाँव में ही बस जाए। बहुत सारे ऐसे हमको मिलते हैं। एक शाश्वत जी आए थे अभी आगरा से कुछ समय पहले, तो उन्होंने भी मेरे फ़ोन नंबर लेके, तो उनके बच्चे आए थे, तो मैं वो यहाँ पर आए थे घूमने के लिए, तो वो बाहर खड़े थे, तो मैंने उनको कहा सर आ जाओ, उनको बैठाया, उनको चाय पानी पूछा, तो वो बहुत खुश हुए कि सर मैं हर साल आऊँगा। उनका फ़ोन आते रहते हैं, तो उन्होंने भी यही कहा कि सर हम जहाँ रहते हैं वहाँ तो बहुत ज़्यादा प्रदूषण है, लेकिन आप स्वर्ग में हैं। तो उत्तराखंड वास्तव में देवभूमि है और ये इसमें कोई भी मतलब अतिशयोक्ति नहीं है। यहाँ का पानी इतना साफ सुथरा है, आप उसको जांच कर लीजिएगा। यहाँ की हवा इतनी साफ सुथरी है कि यहाँ मेरी गाड़ी में दिखा रहा था सर। हाँ, मेरी गाड़ी में एक्यूआई फिल्टर लगा हुआ है, जो गुड़गांव में और आपका दिल्ली में दिखाता है 400 पार, यहाँ पर वो 0 चल रहा है। 0 समझ रहे हैं? तो मतलब बिल्कुल 0 पॉल्यूशन है। तो ये है। आंटी जी आप कुछ कहना चाहेंगे, बच्चों को कुछ मैसेज देना चाहेंगे जो पढ़ाई कर रहे हैं? मैं तो यही कहना चाहूँगी, बेटा अनुशासन में रहो, माँ बाप का कहना मानो, मोबाइल में आलतू फालतू मत देखो कुछ वीडियो वगैरह, बस पढ़ाई की चीज़ें देखो। जो जब तक तुम्हारी लाइफ है कुछ नहीं जहाँ सेटल होते हो तब तक अपनी पढ़ाई लिखाई में ध्यान दो, माँ बाप से। हाँ, और दूसरे आप जिस जॉब को आप अपने उससे लेते हैं उसको पूर्ण ईमानदारी से और अपनी पूर्ण निष्ठा के साथ उसको करें तो आप एक लंबा जीवन जिएंगे। हमने अपने पूरे कर्तव्य निष्ठा से आज तक की सर्विस की है। हमको एज ए चपरासी के रूप में भी काम करना पड़ता है, एक सफाई कर्मचारी के रूप में, एक माली के रूप में, एक टीचर के रूप में भी काम करना पड़ता है। और इसके अलावा हमें बहुत सारे काम करने पड़ते हैं, जैसे जनगणना का काम है, आपका समय पर ये अभी BLO क्या काम मेरे को सौंपा गया था। और पहाड़ों में बहुत दूर दूर गांव हैं, लेकिन मैं डोर टू डोर गया, मैंने पूरी ईमानदारी से जो नए वोटर थे उनको भी उसमें इंक्लूड किया, और जो वोटर नहीं थे इस समय, जो जिनकी एक तो मृत्यु हो चुकी है या जिनकी शादी हो चुकी है, उनको वहाँ से हटाया। तो मैं सभी लोगों से ये भी निवेदन करता हूँ कि आपको यदि सरकार के द्वारा ये काम सौंपा जाता है तो आप उसको पूर्ण ईमानदारी और लगन से करें, ताकि देश के सामने सही आंकड़े प्रस्तुत हों और सरकार उसके लिए सही योजना के अनुसार उसके लिए धनराशि आवंटित कर पाए और हम उसमें कंटिन्यूस उसमें तरक्की करते रहें। क्योंकि गाँव में सर ये बहुत बड़ी कमजोरी है कि सरकारी आदमी गाँव में जाता नहीं है और झूठे आंकड़े दे देता है। शहरों में भी, शहरों में तो और भी परेशानी है, क्योंकि एक ही चाल में कई लोग रहते हैं तो डोर टू डोर नहीं जाते हैं। तो मेन चीज मैं यही कहना चाहता हूँ, आपको कभी भी जीवन में देखो, पहली चीज तो नौकरी करो मत अगर तुम्हारे बस की नहीं है तो। मैं तो बहुत कड़वी सच्चाई कहता हूँ, अगर आपको नौकरी मिली है, ऊपर वाले ने कोई नौकरी बख्शी है आपको, तो उस नौकरी को पूरा 100% ईमानदारी से निभाओ। आप ये मत सोचो अपना स्टैंडर्ड दिखाने के लिए, तो मैं तो लेक्चरर हूँ, मैं तो प्रोफेसर हूँ, और मैं तो ये हूँ, मैं तो वो हूँ। अपना ईगो दिखाने के लिए आप बच्चों को नुकसान मत करो। बच्चों का जहां भला हो रहा है किसी भी तरीके से, अगर आपको बेल भी बजानी पड़ रही है ना, तो उसमें शर्माने की कोई आवश्यकता नहीं है। अपने संस्थान से प्यार करो। जिस संस्थान में भी आपको नौकरी मिली है उसमें फूल पौधे सब्जियां इतना सुंदर बना के रखो, उस चीज को साफ सफाई का इतना ध्यान रखो। आजकल तो स्कूल में बच्चे हैं, जितने भी टीचर्स हैं सारे काम बच्चों से ही करवाते हैं, तो कम से कम बच्चों से ही कह दो कि भैया बच्चों को अपनी क्लास को साफ रखो। और आप आगे आके उस चीज को देखो कि जिससे बच्चों का भला हो, बच्चों का भविष्य बने। आप अपनी ईगो को मत देखो कि मैं इस पोस्ट पर पोस्टेड हूं और मैं क्यों ये करूं, मैं वो क्यों करूं। जहां पर बच्चों का भला है वो काम करने में बिल्कुल भी संकोच मत करो, और बिल्कुल ईमानदारी से 100% तरीके से आप काम करो। तभी आपकी जो सैलरी है वो आपकी फलेगी फूलेगी, और साथ ही साथ में वो आपके काम आएगी। नहीं तो कहाँ तुम्हारे पैसे निकल जाएंगे तुम्हें भी पता नहीं चलेगा। ईमानदारी का पैसा ही बचता है सर। ईमानदारी का पैसा सर शरीर पे लगता है, और बेईमानी का पैसा आदमी को ले डूबता है।
बिल्कुल बिल्कुल। तो आज नहीं तो आपके जो बच्चे होंगे उनके ऊपर पैसे लगेंगे, डॉक्टर को दोगे और दुनिया भर की चीजें जो है वो आपको देखना ही पड़ेगा। तो ईमानदारी, 100% ईमानदारी जिसे कहते हैं, वो अपने साथ में लेके आओ और पूरा जिस काम को भी आपको सौंपा गया है, आप फिजिकल एजुकेशन टीचर हो या किसी भी सब्जेक्ट के टीचर हो, तो उसको 100% ईमानदारी से निभाओ। और अपनी तरफ से भी अगर खर्चा करना पड़ रहा है 10, 20, 50, 100 रुपए, तो उसमें बिल्कुल संकोच करने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल भी जीवन में। मैं तो यही कहना चाहूंगा। सर आप कुछ कहना चाहेंगे तो? सर मेरा तो अंत में बस यही एक आप नई पीढ़ी से एक गुजारिश है, और आपसे मैं इसे उम्मीद रखता हूँ, आशा करता हूँ कि आप लोग अपने जो भी कार्य आप करते हैं उसको पूर्ण ईमानदारी लगन से करें, और आपके परिवार के, आपके माता पिता के जो संस्कार हैं उनको न छोड़ें, उस संस्कार के अनुसार आप कार्य करेंगे, ये मेरे को पूरी आशा है, उम्मीद है। तो आपका जीवन जरूर सफल रहेगा। बिल्कुल। तो सर एक बहुत अच्छे प्रेरणा स्रोत हुए आप लोग, देख सकते हैं इतनी उम्र में भी इतनी ईमानदारी, मेहनत, लगन से घर, परिवार, स्कूल सब कुछ अच्छे से चला रहे हैं, बच्चों को संस्कार। तो इस तरीके से आप भी जीवन में कुछ चीजें अपना सकते हैं और आप भी अपनी जीवन शैली इस तरीके से बदल सकते हैं। आपकी उम्र जितनी भी रही हो, आज से अगर आप बदलना चालू करेंगे तो सर बदल जाएंगे कि नहीं बदल जाएंगे? बदलेगा, प्योर बदलेगा, क्यों नहीं बदलेगा। बिल्कुल। हाँ, खान पान जो वर्तमान खान पान का दौर चल रहा है उसको त्याग करके अपने जो दादा दादी और नाना नानी के समय का भोजन था, जिस तरह के वो भोजन करते थे, जो भोजन वो करते थे, यदि आप उस भोजन को कर रहे हो तो निश्चित आपका शरीर स्वस्थ रहेगा। आप ये आजकल का जो मैगी है, चाउमीन है, कबाब है और ये कोल्ड ड्रिंक्स है, इनको आपको त्यागना पड़ेगा, क्योंकि ये केवल व्यापार की दृष्टि से हैं, ये मानव हित के लिए नहीं है, ये मानव हित के लिए नहीं है, बिल्कुल मानव हित ये मानव हित के लिए नहीं है। और ये हमारी जो पीढ़ी है, हमारी जो ये पीढ़ी है, ये अधिकतर जो कमजोर हो रही है, ये अधिकतर कोल्ड ड्रिंक्स और जो बच्चे लोग बियर पी रहे हैं खराब क्वालिटी की, उस बियर के कारण उनको जो प्रोस्टेट की बीमारी हो रही है, पेशाब संबंधी जो रोग है, वो लोग नहीं समझ रहे हैं, वो इस कारण हो रही है, इस कारण ज्यादा हो रही है। जो लोग बियर का ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं या ज्यादा ये कोल्ड ड्रिंक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल। फिर खाने में उनको ये पता नहीं कि किसके बाद क्या खाना चाहिए। हाँ जी, उनको ये नॉलेज नहीं है, नॉलेज नहीं। तो सबसे पहले न्यूट्रिशन की नॉलेज अच्छे से रख सकते हैं आप। ये क्योंकि आजकल समय पढ़ा लिखा है, तो पढ़े लिखे से मैं ये उम्मीद करता हूँ कि भोजन भी मतलब सोच समझ के ठीक ढंग से करें, क्या खाना है क्या नहीं खाना, इसका ध्यान रखें। पहाड़ी तो जो भाई खुले दिल के रहते हैं, सीधा बोल दिया डायरेक्टली, कोई किसी तरीके का पर्दा नहीं है, तुमको सीधी वार्निंग दे दी है। तो आज से ही ये सारी चीजें त्याग करें। किसी भी तरीके का मदिरा पान या धूम्रपान अगर आप करते हैं तो इससे दूर रहें। जीवन में अगर आप सच में कुछ करना चाहते हैं तो फॉलो कर सकते हैं कि कितने बजे सर उठते हैं, तो आप भी उठ सकते हैं और हम भी जीवन में इम्प्लीमेंट करेंगे। बहुत सारी चीजें सर ने बताई जो कि सच में प्रेरणादायक थी। और थैंक यू सो मच आंटी जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं तो सच बता रहा हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद स्पेशली विनीत का। थैंक यू सो मच विनीत भाई, यहाँ इनवाइट करने के लिए और इतना प्यार प्रेम देने के लिए, इतना अच्छा भोजन खिलाया और इतना प्रेम दिया और पूरा गांव घुमाया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आप लोग यहाँ पे, हमारा अहो भाग्य कि आप लोग हमारे इस कुटिया में पहुँचे हैं। तो मैं उम्मीद करूँगा कि आप, जबकि हम एक दूसरे को पहचानने लग गए हैं, तो आप जब भी आपको मौका मिले, आपके लिए ये कुटिया के दरवाजे खुले हैं, आप आइए, आप सादर आमंत्रित हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को यही खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच।